हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई में के एग्ज़ाम्स में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके हमारे एग्ज़ाम में आने के फुल्ली चांसेस हैं उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए और अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके बाद जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना दोस्तों। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन बिल को भी प्रॉपर ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि वैसे भी जो आपकी क्लास की जो टाइमिंग है वो 1 PM एंड से 9 PM पर है, यानी कि 1 PM पर एक क्लास होती है और एक 9 PM पर भी क्लास होती है। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं अपने चैनल के रिकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, कि जो हमारे ये आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे मैंने पहले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि चैप्टर वाइज जो भी होगा वो मैंने सारा का सारा कंप्लीट कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ईडीडी सेकेंड को भी मैंने इसमें 18 लेक्चर मैंने कवर अप कर रखे हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट थोड़े से लेक्चर हैं उनको मैंने कवर कर रखा है। ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव सही था इसमें मैंने थ्योरी को भी यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको भी क्लियर करते हुए मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग और चैप्टर वाइज यहाँ पर एमसीक्यू करवा दिए हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने यूडब्ल्यूईटी में भी ये 15 लेक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और इसी तरीके से दोस्तों आप आईएमआरई में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 21 लेक्चर आईएमआरई के भी कंप्लीट करवा दिए। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके सिलेबस यानी कि जैसा चैप्टर है चैप्टर के अकॉर्डिंग है। अब जहाँ पर जो आपको क्लासेस मिल रही हैं दोस्तों, वो क्लासेस आपको मिल रही हैं कि पूरे सिलेबस से, तभी मैंने नाम रखा है कंप्लीट रिवीजन। ठीक है ना दोस्तों। सो प्लीज़ क्लास को आप पूरा देखिएगा, इससे आपका कंप्लीट रिवीजन होगा और कहीं ना कहीं इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन एक होगा, लेकिन यहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दूंगा। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको आपके 4 to 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि परीक्षण उपकरण कौन से हैं। इसमें ये पहले बताया गया ऑप्शन मेगर, अमीटर, टेकोमीटर या फिर ये सभी। दोस्तों बताइए, चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग चैट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा उपकरण के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में जो उपकरण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे उपकरण होते हैं, केवल उपकरण की बात करते हैं तो ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ये हमारे उपकरण कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ हमारे उपकरण ऐसे होते हैं जो हैंड ऑपरेटेड होते हैं, यानी कि जो हाथ से चलाए जाते हैं। कुछ ऐसे उपकरण होते हैं ठीक है ना, जैसे हमारे हथौड़ा हो गया, पेचकस हो गया, रिंच हो गया, ये हमारे इन्हें हम लोग हैंड टूल्स बोलते हैं, फिर हिंदी में हस्त औजार बोलते हैं। इसके बाद कुछ हमारे मेंटेनेंस टूल होते हैं जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुरक्षण उपकरण। क्या बोलते हैं? अनुरक्षण उपकरण बोलते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग टेस्टिंग के लिए करते हैं, जो उन्हें हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग उपकरण। कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग मतलब जो हमारे रोटर हो गया जैसे उसको बैलेंस करने के लिए करते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं संतुलन उपकरण। ठीक है ना। और कुछ ऐसे उपकरण होते हैं दोस्तों जो हमारे कर्मशाला में यूज होते हैं, वर्कशॉप, उन्हें हम लोग बोलते हैं कर्मशाला उपकरण। तो इस प्रकार से कई प्रकार के हमारे उपकरण हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि परीक्षण उपकरण कौन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर मेगर, अमीटर, टैकोमीटर या फिर ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो परीक्षण उपकरण होते हैं ये सारे के सारे हैं, चाहे वो आपका मेगर हो, अमीटर एंड टैकोमीटर, ये तीनों के तीनों ही परीक्षण उपकरण होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्सीडेंटल चार्ज किस आई रूल्स में आते हैं। देखिए दोस्तों, जो आई रूल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इन सब। ठीक है ना। तो आप आई रूल्स अच्छे से पढ़िएगा। आप चाहते हैं कि स्पेशली केवल एक आई रूल्स पर आपके लिए क्लासेस आए, जिसमें से केवल आई रूल्स को और वैसे आई रूल्स जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके आपके कमेंट्स देखेंगे क्लास के बाद। कमेंट्स में अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिए, तो मैं आपके लिए स्पेशल आई रूल्स के लिए भी लेते आऊँगा। ठीक है ना क्लास। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे एक्सीडेंटल चार्ज होते हैं। एक्सीडेंटल चार्ज का मतलब होता है जैसे कहीं पर सब स्टेशन लग रहा है, कहीं पर इंस्टॉलेशन हो रहा है मशीनों का, और वहाँ पर सपोज किसी को चोट आ जाए ऐसे को, तो उन्हें दुर्घटना चार्ज या फिर ये सब बोलते हैं। तो ये पूछा है कि ये किस आई रूल्स में आते हैं। पहला ऑप्शन है 41, 42, यानी कि आई रूल्स 41, आई रूल 42, आई रूल 43 या फिर आई रूल्स 44। दोस्तों आप बताइए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे एक्सीडेंटल चार्ज होते हैं, कौन से जो एक्सीडेंटल दोस्तों चार्ज होते हैं, ये किस आई रूल्स में आते हैं दोस्तों? ये हमारे आते हैं आई रूल्स 42 में। कौन से दोस्तों? आई रूल्स किस में आते हैं दोस्तों? आई रूल्स 42 में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सेकंड सही हुआ। ठीक है।
लेकिन दोस्तों ये जो 41 है, 43 और 44 इनको भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो आई रूल्स 41 है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी विभिन्न सर्किट्स होती हैं उनकी वोल्टेज बताने के लिए, ठीक है ना। देखो टाइप्स ऑफ, यानी कि जो हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इस बात से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सर्किट की डिफरेंट वोल्टेज बताने के लिए यहाँ पर हम लोग आई रूल्स 41 है, ठीक है ना, डिफरेंट सर्किट की। लेकिन जब हम लोग वोल्टेज का क्लासिफिकेशन करते हैं वो हमारा आई रूल्स 28 में आता है, ठीक है ना। तो ये आप दोस्तों याद रखना। इसके बाद आई रूल्स 43 में क्या होता है, तो आई रूल्स 43 में हमारे जो यंत्र होते हैं यानी कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। और जो आई रूल्स 44 होता है, आई रूल्स 44 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई रूल्स 44 में ये बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को शॉक वगैरह लग जाए, ठीक है ना, यानी कि विद्युत का झटका वगैरह लग जाए तो उसे कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये सारा का सारा हमारा आई रूल्स 44 में वर्णित है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारे आई रूल्स कहीं ना कहीं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उपभोक्ता के भवन पर क्षरण धारा किस आई रूल्स में वर्णित होता है। अब सबसे पहले ये क्षरण धारा क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं दोस्तों। तो क्षरण धारा क्या होती है कि जैसे आप ये समझिए, जैसे अगर कोई हमारा कंडक्टर है, आपने देखा होगा घरों पे तार होते हैं, इसके ऊपर क्या होती है कि एक इंसुलेशन की क्या चढ़ी होती है दोस्तों, परत चढ़ी होती है, ठीक है ना। इससे क्या होती है, इंसुलेशन की परत चढ़ी होती है। बीच में हमारा तार होता है जिसपे हमारी करंट फ्लो होती है। तो इंसुलेशन की जो परत लगी होती है ये हमारे क्या करती है कि ये हमें विद्युत झटका लगने से बचाव करती है। अब अगर ये हमारा इंसुलेशन कमज़ोर हुआ तो क्या होगा दोस्तों, इंसुलेशन अगर हमारा कमज़ोर हुआ तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं इंसुलेशन से होकर बाहर भी आ जाएगी, यानी थोड़ी बहुत करंट हमारी बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। हिंदी में बोलते हैं क्षरण धारा, ठीक है ना। तो यही पूछा गया कि अगर किसी उपभोक्ता के भवन पर, ठीक है ना, क्षरण धारा का मान कितना अधिकतम मान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कितना अधिकतम मान है। तो दोस्तों आप याद रखें, जितना आपकी किसी तार में करंट बह रही हो उसका 1/5000, ठीक है ना, उसका 1/5000 तक अगर क्षरण धारा किसी भी कंडक्टर के ऊपरी सतह पर यानी कि आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि जो सप्लायर है वो आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने से मना कर देगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये बताना है, ये तो आप इतना तो दोस्तों आप सभी को समझ में आया ही होगा कि क्षरण धारा क्या होती है और ये क्षरण धारा का मान कितना होता है। तो ये भी मैंने बता दिया 1/5000, ठीक है ना। तो ये किस आई रूल्स में आता है, तो दोस्तों आपको ये बताना है। जल्दी से चैट में सभी लोग आंसर बताइएगा। दोस्तों हम आपको बता दीजिए क्षरण धारा भवन किस आई रूल्स पे आती है। तो ये आती है हमारी रूल नंबर 49 में। किस में आती है, रूल नंबर 49 में। तो दोस्तों ये हमारे जो रूल नंबर 45 है, 46 है, 47, इन सब में क्या वर्णित है ये हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे जो हमारा रूल नंबर 45 में है इसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर कोई हमारा ठेकेदार हो गया, कोई स्वामी यानी सप्लायर है या फिर कोई विद्युत कर्मचारी है, तो अगर वो कहीं पर काम करता है तो उसको प्रॉपर सावधानी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बताया गया। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 46 है उसमें क्या बताया गया, तो रूल नंबर 46 में हमारे जो उपभोक्ता के जो जैसे जो सप्लायर है, जैसे आपके यहाँ एनर्जी मीटर लगा होता है, ठीक है ना, तो जो उपभोक्ता के यहाँ जो भी सप्लायर उपकरण लगाता है, फिर जो उपभोक्ता के यहाँ पर जो भी उपकरण लगे होते हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करना भी आवश्यक होता है। तो ये जो हमारा सब वर्णित होता है ये हमारा बताता है रूल नंबर 46 में। 47 रूल नंबर में क्या बताया गया, तो 47 रूल नंबर में ये बताया गया है कि जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनके यहाँ जो मतलब कोई भी जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनका जो इंसुलेशन है उनकी प्रॉपर टेस्टिंग के बारे में बताया गया। किसमें, रूल नंबर 47 में। तो टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन ऑन द कंज्यूमर साइड, तो ये सारा का सारा बताया गया रूल नंबर 47 में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं दोस्तों समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप चैट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 को दी जाने वाली सप्लाई की आवृत्ति की घोषणा किस आई रूल्स में वर्णित है। यानी कि जो उपभोक्ता को दी जाती है, सप्लाई दी जाती है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो, ये तो सबको पता होगा जो हमारे कितना वेरिएशन हो सकता है। लेकिन ये कितना वेरिएशन हो सकता है पहले तो आप यही बता दीजिए सब लोग कि कितना वेरिएशन हमारा मैक्सिमम हो सकता है सप्लाई में। तो वो हो सकता है दोस्तों हम +-3%। दोस्तों इस बात का याद रखना, प्लस माइनस इस चीज़ का जरूर याद रखना, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा है तो फिर आप 3% ही कर सकते हैं, वरना आपको +-3% ये याद रखना है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो हमारा आई रूल्स होते हैं, तो आई रूल्स में जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है इतना वेरिएशन हो सकता है। ये किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए। रूल नंबर 54, 55 56 या फिर 57, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसमें बताया गया है कि हमारा जो वेरिएंस फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन है, तो जल्दी से बताइए। चैट में सभी के आंसर आने चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा आई रूल्स में जो आई रूल्स है
कौन सा, वो है हमारा आई रूल्स 55। कौन सा दोस्तों, आई रूल्स हमारा 55 है, जिसमें ये बताया गया कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है वो +-3% होना चाहिए। ये हमारा आई रूल्स 55 में बताया गया है। तो दोस्तों ये जो हमारे आई रूल्स हैं, आई रूल्स 54, 56 या फिर 57, इन सब में क्या बताया गया दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं 54 आई रूल्स। तो 54 में जो बताया गया, इसमें ये बताया गया कि उपभोक्ता को दी जाने वाली सप्लाई की वोल्टता जो होती है, उसकी घोषणा होती है, वो हमारी आई रूल्स 54 में बताया गया। 56 की बात करते हैं, तो 56 में क्या बताया, तो 56 में ये बताया गया कि जो हमारे कंज्यूमर साइड में मीटर लगे होते हैं, फिर कटआउट लगे होते हैं, उनको प्रॉपर कैसा करना होता है, सील करना होता है, यानी कि प्रॉपर बंद करना होता है। ये बताया गया रूल नंबर 56 में। इसके बाद 57 में क्या बताया गया, तो 57 में ये बताया गया कि उपभोक्ता के जो भवन पर मीटर लगा होता है या फिर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर व अन्य यंत्र लगे होते हैं, उनमें कितना लोड होगा, उसमें कितनी त्रुटि वगैरह हो सकती है, ये सारा, और कितनी मान होती है त्रुटि, ये सारा का सारा हमारा आई रूल्स 57 में बताया गया है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताते रहिए, से उसमें चैट में सभी लोग बताएं कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि यूज़ ऑफ पावर एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आई रूल्स में वर्णित है। यानी कि जैसे जो हमारी आई रूल्स, यानी कि इतना याद रखिए कि जो हमारी हाई वोल्टेज की जो पावर होती है दोस्तों, उसको किस तरीके से यूज करना है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो वो किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए चैट में सभी लोग कि ये किस आई रूल्स में वर्णित होता है, कि उसको आप किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है ना, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, ये सारा का सारा किस में बताया गया है दोस्तों, हम आपको बता दें ये किस में बताया गया। तो ये हमारा बताया गया है आई रूल्स 64 में। किस में बताया, आई रूल्स 64 में बताया गया है, जैसा कि, ठीक है ना। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात करते हैं। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 में टेस्टिंग ऑफ वोल्टेज आई रूल्स में वर्णित है। यानी कि जो हमारा परीक्षण वोल्टता होती है, उसको देखो, ये सारा का सारा क्या होता है कि कहीं पर भी जो हमारा वोल्टेज होता है उसका प्रॉपर टेस्टिंग भी जरूरी होता है। ये किस स्टैंडर्ड में किया जाता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो टेस्टिंग ऑफ वोल्टेज है, इसके स्टैंडर्ड यानी कि इसके जो मानक होते हैं वो दो मानक होते हैं। एक तो हमारा मानक होता है ISI, ठीक है ना, और एक होता है BSI। क्या होता है, BSI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड, और एक होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ठीक है ना, तो ये दो होते हैं, मानक होते हैं। इसमें ये बताया गया कि जो टेस्टिंग ऑफ वोल्टेज है किस आई रूल्स में वर्णित है, ये बताना है। रूल नंबर 62, रूल नंबर 63, रूल नंबर 64, रूल नंबर 65। जल्दी से सभी लोग चैट में बताएंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग जल्दी से बताइए। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो रूल नंबर हमारा 62 है, रूल नंबर 62 में क्या बताएगा सबसे पहले, तो चलो पहले इसका बता देते, टेस्टिंग ऑफ वोल्टेज किस आई रूल्स में वर्णित है। दोस्तों ये हमारा वर्णित है रूल नंबर, कौन सा है, रूल नंबर 65 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है, डी नंबर सही। अब ये हमारे जो आई रूल्स 62 है, 63 है, 64 है, इन सब में क्या वर्णित है दोस्तों, ये देखेंगे। तो जो हमारा आई रूल्स में क्या है, आई रूल 62 में वर्णित है कि जहाँ पर भी हमारी मीडियम वोल्टेज जो सिस्टम होगा, मीडियम वोल्टेज प्रणाली होगी, वहाँ पर उसके साथ साथ क्या क्या सावधानी, वहाँ पर कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वहाँ सब ये जो रूल नंबर 62 में वर्णित है। रूल नंबर 63 में बताया गया है कि अगर कहीं पर किसी को कहीं पर इंस्पेक्शन वगैरह करना है हाई वोल्टेज में, तो वहाँ की जो हमें निरीक्षण करता होगा, उसको एक क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ये हमारा बताया गया है रूल नंबर 63 में। ठीक है ना, और रूल नंबर 64 में क्या बताया गया, तो रूल नंबर 64 में मैंने पीछे ही बता दिया कि यूज़ ऑफ पावर एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है ना, अब बात करते हैं अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सप्लाई टू एक्सरे एंड हाई फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन किस आई रूल्स में वर्णित है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे ये फिर एक्सरे वगैरह हो गए, या फिर जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना दोस्तों, जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर क्या करना पड़ता है कि आपको प्रॉपर ऐसे आप वहाँ पर कनेक्शन नहीं ले सकते, या फिर वहाँ पर आप ऐसे ही सप्लाई, क्योंकि अगर कहीं पर भी जहाँ हाई फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, और क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज का मान भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, एक्सरे वगैरह जो मशीनें होती हैं, वहाँ पर वोल्टेज का मान भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही से बहुत ज़्यादा शॉक वगैरह लग सकता है। ठीक है, तो इन सब से जो इनके बारे में सब क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये सब किस प्रकार का वायर होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सरे ट्यूब, ये सब जो होता है, इन सब के बारे में जो बताया गया है, ये किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, हम बता दें, ये हमारा आई रूल्स किस में वर्णित, तो आई रूल्स ये हमारा 73 में वर्णित है। किस में वर्णित है, 73 में वर्णित है। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर
सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, पदार्थ तथा उसकी मजबूती किस आई रूल्स में वर्णित है। अब देखिए दोस्तों, ये भी आपको पता है कि जहाँ पर मतलब कहीं पर भी जो आप जैसे कोई भी हो, चाहे हमारा ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन की बात की जाए, कहीं पर भी जहाँ पर हम लोग क्या होता है जो पदार्थ यूज करते हैं उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो कितना हमारा क्या हो। जैसे अगर आपने सपोज कहीं पर आप लाइन खींच रहे हैं, वहाँ पर आपने क्या कर दिया कि आपने एल्यूमिनियम का कंडक्टर ले लिया और आपने बहुत ज़्यादा टेंशन दे दी, तो तार क्या होगा, कुछ टाइम बाद टूट जाएगा। तो इन्हीं सब से जो ये सब प्रिकॉशंस याद में रखने की आपको कितना मिनिमम से मिनिमम आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वगैरह लेनी चाहिए। ये सारा का सारा हमारा किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, तो ये हमारा सारा का सारा वर्णित है आई रूल्स 74 में। किस में वर्णित है दोस्तों, आई रूल्स 74 में वर्णित है। ठीक है ना दोस्तों, ये आई रूल 74 में वर्णित है। अब बात करते हैं कि जो हमारा मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम लोग जैसे बात करते हैं कि जहाँ पर स्पैन हमारा यानी कि हमारी जो मिनिमम स्ट्रेंथ कम से कम 136 किलोग्राम होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ किसी भी जो हमारे कंडक्टर होते हैं 136 किलोग्राम इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, कि भूमि से चालक की ऊंचाई किस आई रूल्स में वर्णित है। ठीक है ना। इसे हम लोग सिंपल सा बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, सभी को पता होगा। अब ये देखो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है कितना नहीं होता है, अब यहाँ पर ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है ना, थोड़ा सा हाँ ये बता देता हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है। यहाँ पर थोड़ी चीज़ आप यहाँ याद रखना दोस्तों, सैग और ग्राउंड क्लियरेंस में कभी कभी आप लोग धोखा खा जाते हैं। जैसे अगर ये हमारी लाइन है और ये हमारी सपोर्ट पोल है, तो हमारी भूमि तल से जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर होता है, इसके बीच की दूरी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, और जो ये हमारा कंडक्टर और जिस सपोर्ट पर सदा हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं सैग। ठीक है ना। तो ये तो शायद आप पॉइंट जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते तो रिवाइज कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर बताया कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, आपको ये बताना है। 77, आई रूल 77, आई रूल 78, 79 या फिर 80, जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें, जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में किस में वर्णन किया, किस आई रूल्स में वर्णन किया गया, तो दोस्तों वो हमारा वर्णन किया गया रूल नंबर 77 में। किस में वर्णन किया गया, 77 में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि चालक पर लगने वाले जोड़ किस आई रूल्स में वर्णित है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो प्रॉपर कहीं पर भी अगर कोई तार वगैरह टूट जाए, या फिर कहीं पर भी अगर हमें कंडक्टर में या फिर चालक तार में ज्वाइंट देना पड़े, क्या देना पड़े, ज्वाइंट देना। अब ये टाइप्स ऑफ ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने अच्छे से थ्योरी में कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, ठीक है ना, तो प्लीज़ जाके दोस्तों देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, प्लीज़ क्लास को लाइक तो कर दीजिए करिए। ठीक है ना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए। आप लोग देख कितने रहे और लाइक कितने कम, ऐसे कैसे हो सकता है। और भी अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी मैराथन क्लास है, स्पेशल आई रूल्स के लिए जो क्लासेस हैं, ये सब आपके सपोर्ट्स पर ही दोस्तों डिपेंड करते हैं। सो प्लीज़ शेयर किया करिए और लाइक भी कर दीजिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। ठीक है, हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे चालक पर जो जोड़ लगते हैं वो किस आई रूल्स में वर्णित होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे वर्णित होते हैं आई रूल्स किस में, आई रूल 75 में। किस में वर्णित होते हैं, आई रूल 75 में। अब थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं पहले, जो हमारे जॉइंट्स लगते हैं कंडक्टर पे, जो हमारे जॉइंट्स लगते हैं जो कंडक्टर पे, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 95% से यानी कि कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके साथ साथ उसमें जो जो हमारे कंडक्टिविटी है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी हमारी कंडक्टिविटी भी जो प्रॉपर कंडक्टिविटी वो भी होनी अच्छी होनी चाहिए। तो इस बात का भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, कि मैक्सिमम इंटरवल्स बिटवीन सपोर्ट्स आई रूल्स में वर्णित है। ठीक है ना, ये भी आपको बताना है कि जैसे क्या होता है कि क्या है कि जैसे आपने ये जैसे ये दो खंबे ले लिए, तो इनके बीच यही पूछा गया कि जो ये मैक्सिमम इंटरवल है, आप देख रहे होंगे जो मैक्सिमम इंटरवल है यही पूछा गया है कि एक मैक्सिमम इंटरवल किस आई रूल्स में वर्णित है, यानी कि दो सपोर्ट्स के बीच में जो मैक्सिमम इंटरवल होता है ये किस आई रूल्स में वर्णित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, चैट में सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग चैट में बताएंगे। रूल नंबर 82, रूल नंबर 83, रूल नंबर 84 या फिर रूल नंबर 85, सभी लोग बताइए जल्दी से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो मैक्सिमम क्या होता है कि जो हमारे दो पोलों के बीच जो मैक्सिमम इंटरवल होता है किस आई रूल्स में वर्णित होता है, तो हमारा आई रूल्स कौन से आई रूल्स हमारा 85 में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी, ऑप्शन नंबर हमारा 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुरक्षा कोड किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आई रूल्स और सुरक्षा कोड में थोड़ा सा यहाँ पर आप हल्का देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ जो भी मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ वो आपको समझ में कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखिए जो सुरक्षा कोड होते हैं वो सुरक्षा कोड क्या होते हैं कि जैसे आप इतना समझिए, जैसे आपका भारत का जो संविधान होता है,
तो आप जैसे आपकी पैतृक संपत्ति में बेटे बेटी दोनों का ही हिस्सा होता है, या फिर आप किसी को ऐसे गाली गलौज नहीं करते। ये बहुत सारे जो रूल्स हैं ये हमारे संविधान में वर्णित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपके घर पे होता है कि आपके घर पे क्या बताया जाता है कि आप ज़्यादा मोबाइल मत चलाइए, ठीक है ना। तो ये तो कहीं पे ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करना है ना करना, ये कहीं संविधान पर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये कहाँ के रूल्स है, ये आपके घर के रूल्स हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारे आई रूल्स होते हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ये हमारे भारत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो सुरक्षा कोड होता है, सुरक्षा कोड ये हमारे कोई भी कंपनी होती है, कोई भी मतलब जो भी संस्था होती है, फिर कोई कंपनी होती है, वो अपने यहाँ उसके यहाँ पर काम कैसा हो रहा है उस चीज़ को ध्यान में रख कर वहाँ पर बनाए जाते हैं ये सारे के सारे सुरक्षा कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आंसर तो आपको मिल ही गया होगा कि जो हमारे सुरक्षा कोड होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो वो दोस्तों हमारे किसी भी कंपनी के द्वारा निर्धारित किए कि किसी भी संस्था के द्वारा निर्धारित किए। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अध्यापक, इन में से किसी के द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि सुरक्षा कोड में वर्णित होता है, सुरक्षा कोड में क्या क्या वर्णित होता है दोस्तों। तो वैसे मैंने सुरक्षा कोड क्या होता है अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ दोस्तों मैंने प्रॉपर और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और जाके अभी थ्योरी भी मैंने कंप्लीट कर रखी है IMRE की। सो प्लीज़ जाके देख लेना। EDT सेकेंड हो चाहे UEET हो और चाहे IMRE को, मैंने चैप्टर वाइज MCQ भी बहुत अच्छे तरीके से कम 300 to 400 MCQ कंप्लीट करवा दिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके क्लास के बाद ज़रूर देख लीजिए, आपके पास इनफ है कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं जो सुरक्षा कोड में क्या क्या वर्णित है। तो मशीन में एक हाथ से कार्य नहीं करना चाहिए, चालू हालत में मशीन में मरम्मत नहीं करनी चाहिए, मशीन में पानी या रसायन नहीं गिरने देना चाहिए, या फिर ये सभी इस सुरक्षा कोड में क्या क्या वर्णित। तो दोस्तों आप जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सारे के सारे आपको क्या ये सावधानियाँ ही तो हैं, तो यही हमारे सुरक्षा कोड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4th सही है। यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं लिखे होते हैं कि कहीं पर भी जैसे एक हाथ से मशीन में आप वर्कशॉप जाते होंगे तो भी वहाँ पर आप दोस्तों देखते होंगे वहाँ पर आपको मना कर दिया जाता होगा कि आप प्रॉपर चूड़ा वगैरह मत पहनिए, ठीक है ना, घड़ी वगैरह मत पहनिए, मफलर वगैरह नहीं डाल के रखेंगे, आप प्रॉपर शूज़ पहन के आएंगे वर्कशॉप में। तो ये सारे के सारे आप यही तो एक तरह से सुरक्षा कोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि दुर्घटनाओं के कारण क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे दुर्घटनाएं जो होती हैं उनके कारण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों दुर्घटनाएं कैसे होती हैं सभी को पता है, लापरवाही होती है, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अनसेफ एक्ट, यानी कि जब कोई सुरक्षित तरीके से कार्य नहीं करता है। इलेक्ट्रिकल कॉज, इलेक्ट्रिकल कोई वैद्युत कारण बन जाता है। पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर बहुत जैसे कि आप मशीन में काम कर रहे हैं और आपका ध्यान और कहीं, तो भी आपको कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। तो क्या ये सारे फैक्टर, तो जी यस, तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो दुर्घटनाओं के कारण होते हैं, यानी कि इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा सही है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं दुर्घटनाओं के कारण और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे क्या होते हैं कि मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, जैसे जो हमारी मशीन की मूविंग पार्ट्स हैं उनको ऐसे हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारी फिजिकल कंडीशन वगैरह होती हैं जिन जो दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि किस कृत्रिम श्वसन की विधि में पेट पर दबाव दिया जाता है। यानी कि देखिए जो कृत्रिम श्वसन की विधियाँ क्या होती हैं कि जैसे क्या होता है कि अगर किसी को शॉक वगैरह लग जाता है तो वहाँ पर उसको कृत्रिम विधि द्वारा क्या दिया जाता है, कृत्रिम विधि द्वारा उसको क्या दिया जाता है, श्वसन दिया जाता है, यानी कि सांस दी जाती है उसे। तो कौन कौन सी, तो पहले हम बता दें आपको कि जो हमारी कृत्रिम श्वसन की कई सारी विधियाँ होती वही ये सारी कई सारी विधियाँ यहाँ पर लिखी। इनमें से पूछा गया है कि किस में पेट पर दबाव दिया जाता है, किस विधि में। पहला ऑप्शन है नील्सन विधि, जिसे हम लोग होलकर नील्सन विधि, इसे इट्स नहीं, ये इव्स रॉकिंग विधि है। फिर सेफर की पेट के बल दबाव विधि, सिल्वेस्टर विधि। दोस्तों अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े हुए हैं या फिर आप सही से देखेंगे ऑप्शन को तो भी आप बता सकते हैं तुक्का में भी कि किस में पेट में दबाव दिया जाता है। दोस्तों किस में दिया जाता है, तो हमारी सेफर की पेट के बल दबाव की विधि, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सी, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि कृत्रिम श्वसन की सबसे आसान विधि कौन सी होती है। नील्सन विधि, सेफर की पेट के बल दबाव विधि, सिल्वेस्टर विधि, माउथ टू माउथ विधि, ठीक है ना, यानी कि मुंह से मुंह के द्वारा किसी को श्वास देना। दोस्तों हम आपको बताएं जो कृत्रिम श्वसन की जो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, तो वो होती है सॉरी माउथ टू माउथ विधि होती है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने में, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि इसमें स्किल की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और रोगी को आराम भी बहुत जल्दी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि ईव्स रॉकिंग मेथड में एंगल कितना होता है। अब देखो जो ईव्स रॉकिंग मेथड होता है इसमें ये क्या क्या होता है कि दोस्तों इसमें से हम लोग पूरी बॉडी को किसी स्ट्रक्चर वगैरह में, ठीक है ना, लेटा करके उसको उठाते हैं। तो वो कितने एंगल पर उठाया जाता है फिर रखा जाता है वो बताना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 15 डिग्री। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, दोस्तों हम आपको बता दें ईव्स रॉकिंग में दोस्तों जो एंगल होता है कितनी डिग्री तक उठाया मतलब जाता है, तो वो हमारा उठाया जाता है 45 डिग्री तक। कितने,
45 डिग्री। अब ये सिल्वेस्टर भी का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो दोस्तों क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शॉक वगैरह लग जाता है, ठीक है ना, उसके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा, पेट में या फिर चेस्ट में बहुत ज़्यादा जब चोट आ जाती है, तो उसको आप ऐसे हाथ से पकड़ करके फिर बाजू पकड़ के नहीं उठा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर पेट में भी ज़्यादा दबाव नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उसे एक स्ट्रक्चर में लेटा देते हैं, और लेटाने के बाद फिर स्ट्रक्चर को ऊपर से उठाते हैं, फिर नीचे लाते हैं, उठाते हैं, नीचे लाते हैं। तो ये होता है, ठीक है ना। तो इस ये होती है इव्स रॉकिंग विद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बात करते हैं कि हृदयघात के उपचार के पश्चात दिया जाता है। अब हृदयघात क्या होता है कि जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, उसके बाद जैसे शॉक वगैरह लग जाए तो भी हार्ट को प्रॉब्लम, तो हृदयघात के उपचार के पश्चात किस चीज़ का घोल दिया जाता है? पहले लाल फिटरी पानी का, या फिर कोरामीन का, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें, पहले सभी लोग चैट में आंसर इसका बताइए। दोस्तों हम बता दें कि जो हृदयघात के उपचार के पश्चात हम लोग किसका पानी देते हैं? दोस्तों ये लाल फिटकरी का भी दे सकते हैं, आप कोरामीन का भी दे सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से हमारे इसमें ऑप्शन सी दोनों सही है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? खंभों को खड़ा करने की विधियां होती, ये बताना है आपको। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर दिया करिए। सभी को बताइए कि यहाँ पर प्रॉपर आपकी क्लास दिन में 1 PM पर और नाइट में 9 PM पर क्लास होती है, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सअप ग्रुप। देखिए अब टाइम बहुत कम बचा है और आप सभी के लिए ही ये सब किया जा रहा है, तो आप लोग जितना सपोर्ट्स करेंगे क्लासेस उसी तरह के रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि आपको जो खंभों को खड़ा करने की विधियाँ कौन कौन सी? डायरेक्ट पोल मेथड, डेड मैन मेथड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन। दोस्तों हम आपको बता दें, जो खंभे होते हैं उनको खड़ा करने की विधियाँ कई सारी होती, तो इसमें से ये दोनों विधियाँ, डायरेक्ट पोल मेथड और डेड मैन मेथड, ये दोनों ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टी ऑफ होते हैं, यानी कि जो टाइप्स ऑफ टी ऑफ होते हैं। अब टी ऑफ क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। कैसा ऐसा होता है कि जैसे आप यहाँ पर कोई या ऐसे है कोई तार जा रहा है, यहाँ से आपको क्या लेना है कि सप्लाई लेनी है। जैसे सब स्टेशन वगैरह में होता है कि हाई टेंशन लाइन आई, अब सब स्टेशन को सप्लाई जानी है, तो उसको लिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं टी पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे टी पॉइंट। अब ये कई प्रकार का होता है, यानी कि कई टाइप्स का होता है। टी पॉइंट जो हमारा होता है वो कई टाइप्स का होता है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो टी पॉइंट से हमेशा कहाँ से लिया जाता है? तो हमेशा याद रखना, ये कभी भी लाइन के बीच से नहीं लिया जाता है, ये हमेशा पोल से लिया जाता है। कहाँ से दोस्तों? इस पॉइंट को भी हमेशा याद रखिएगा कि ये टी पॉइंट हमेशा कहाँ से लिया जाता है? पोल से लिया जाता है, यानी कि कहीं से बीच से भी नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि टाइप्स ऑफ टी ऑफ कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर पहले पूछेगा सिंगल टी ऑफ, या फिर एच पोल टाइप, या पैरेलल ग्रुप, या फिर आलाद। ये सारे के सारे ही टाइप्स हैं। बताइए तो दोस्तों जल्दी से चैट में क्या सही होगा आंसर। दोस्तों हम आपको बता दें, जो हमारे टाइप्स ऑफ टी ऑफ पॉइंट कितने प्रकार, तो ये सारे ही होते हैं, ऑल ऑफ दिस। और भी सारे होते हैं, जैसे इसमें से मैंने कौन सा नहीं लिखा है? जैसे इसमें मैंने ए पोल टी नहीं लिखा है। कौन सा नहीं लिखा? ए पोल टाइप भी होता है, ए पोल टाइप टी ऑफ, ये भी होता है टाइप्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दोस्तों ऑन करेंगे। आप सभी के सपोर्ट्स से ही यहाँ पर क्लासेज रेगुलर रहेंगी, आप जैसे सबका जैसा सपोर्ट रहेगा। दोस्तों मैं आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका सभी लोग आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में देना, और देखेंगे कि कौन कौन से लोग कमेंट्स करते हैं। और आज जो हमारी नाइट को कल 9 PM पे जो क्लास हुई थी, उन पर किन किन लोगों ने कमेंट्स किया था, उन सभी के भी नाम देखते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कमेंट्स किया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि अगर कोई लाइन हमारी सड़क को पार कर रही, किसको? अगर कोई लाइन किसी सड़क को पार कर रही है और वो लाइन 25 वोल्ट की है, तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा? अगर वही हमारी 65 वोल्ट की है तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा? अगर 11 kV की है तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा? और अगर 33 kV की है तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा? इसका दोस्तों सभी लोग कमेंट्स में आंसर जरूर बताएंगे। तो देखते हैं जो कल 9 PM की क्लास थी, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट्स किया वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि ये जो शिवानी टीयर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट्स किया है। HRC, मैंने HRC फ्यूज का पूछा था कि HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, हाई रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। इसके साथ साथ जो शंभवी मिश्रा, इन्होंने भी डियर ने बहुत ही अच्छी तरीके से कमेंट्स किया। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो हमारी मेटेलिक सीट होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सर वो जो बेसिकली किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है या फिर लेड के एलॉय की बनी होती है। इसके अलावा वहाँ पर एल्यूमिनियम का भी यूज
किया जा सकता है। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कमेंट्स किया था। इसके बाद ये मनीष हैं, मनीष यादव डियर, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। मैंने पूछा था कि जो मेटेलिक शीट किस मेटेरियल की बनी होती है, लेड की बनी होती है, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके कीपैड का बहुत अच्छे, गुड जॉब। ये विशाल डियर है, इन्होंने भी अपना एक क्वेश्चन ये किया है कि सर IMRE का जो एक प्रैक्टिस है डेली होगा प्लीज़। जी डियर, आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, बिल्कुल डेली होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ और इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से, मनीष ने भी बहुत अच्छी तरीके से देखो HRC फ्यूज का फुल फॉर्म लिखा था। ये जो विशाल डियर, इन्होंने भी अभी तो उनका कमेंट्स नहीं दिखा पा रहा, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से, मैंने कुछ पूछा था, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह होता है उन सब के भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कमेंट्स किया था। सो सभी लोग प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर किया करिए, मैं सभी के आपके कमेंट्स देखता हूँ। इससे इन कमेंट्स से ये पता चल जाता है दोस्तों कि आप कितना सीरियस हैं, आप कितना सीरियस क्लास को आप पूरी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। और आप कितना क्लास को शेयर कर रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है, ठीक है ना। तो आप दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 10 चैनल पे जाने के बजाय एक चैनल को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। आपकी जो बुक हैं उनको एक बार देखिए, और बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कुछ न्यू मत पढ़िए, जो भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम में टाइम बचा नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा। पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट्स करके वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में भी आप कर सकते हैं, आपका प्रॉपर कमेंट्स का आंसर भी दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। सो क्लास देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अब फिर आपकी ये शाम को 9 PM पर भी क्लास होगी। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप ग्रुप, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें, उन्होंने बताया कि प्रॉपर यहाँ पर क्लास हो रही है। सो थैंक यू दोस्तों।